सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं विकास चौधरी ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपने अम्य परिवेश का फिजिकल ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखने वाले हैं, एक चैप्टर देखेंगे। और एक बात, अपनी कॉलेज में हमें परिवेश में ज्योग्राफी के काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं और पीछे से फिर भी बातें आ रही हैं कि भाई ज्योग्राफी में हमने एडमिशन ले लिया, अब हमारा सब्जेक्ट चेंज करने का मन है। तो वो स्टूडेंट विशेष क्लास को देखना आज कि ज्योग्राफी अपने समझ में आती है नहीं आती है, कैसा सब्जेक्ट है। और मैं क्यों बोलता हूँ आपको कि आप ज्योग्राफी से पीजी करो, निजी स्वार्थ तो नहीं होगा ना मेरा, नहीं, मेरा सब्जेक्ट है, अच्छा लगता है मेरे को, तब बताता हूँ। पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ मैं क्यों। आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका बीएड हो चुका है कंप्लीट और वो आने वाली एग्ज़ाम रीट का एग्ज़ाम देंगे। आप समझना इसको थोड़ा सा कि ज्योग्राफी की अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंस है। सारे एग्जामों में आप है, रीट है, पटवारी देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, फर्स्ट ग्रेड देख लो, सब में मतलब ज्योग्राफी का वेटेज देखो आप कितना है। नॉर्मली अपन देखते हैं तब यूँ लगता है सारे सब्जेक्टों का मतलब सेम ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसका रीज़न क्या है कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ना वो समझ पर आधारित है पूरा, वो रटने वाला इसमें कुछ है नहीं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी की रीड है फिजिकल ज्योग्राफी। देखना आप इसको कि इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। ढंग से अगर अपन समझेंगे ना, इसमें ज्योग्राफी में आसानी से नेट भी आसानी से हो जाता है। वजह क्या है कि रटने वाले डाटा बहुत कम है, रटने वाली चीज़ें बहुत कम से कम हैं। तो एक बार अपन ने इसको पढ़ लिया ना ढंग से समझ के, पूरी ज्योग्राफी को अपन ने ढंग से पढ़ा है, फिर आप यूँ मानो कि चलो आपने 3 महीने तक बुक को उठा के भी नहीं देखा, नेट का पेपर वो हमेशा कॉन्सेप्ट पे आता है पूरा का पूरा, तब भी अपन पेपर करते हैं, तब भी आराम से आसानी से हो जाएगा। लेकिन उस 3 महीने पहले कम से कम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, हिंदी वगैरह, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कंटिन्यूटी पूरी रखनी पड़ती है। लास्ट फर्स्ट डे तक अपन ने पढ़ा है, तब अपन पेपर को ढंग से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तब मैं बोलता हूँ ये ज्योग्राफी है वो समझ पर आधारित सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। अब देखो आप रीट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं भाई, ज्योग्राफी यहाँ पर अपना महत्व कितना रखती है। देखो जो रीट का जो पेपर है ना वो कितने नंबर का है, 150, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दो 30 नंबर किसके, साइकोलॉजी के, 30 क्वेश्चन हटा दो। अब क्वेश्चन कितने बचे, 120 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन है ना वो आते हैं 60, कितने आते हैं, 60 प्लस 30 हिंदी के और 30 इंग्लिश के। वेटेज देखना प्रत्येक सब्जेक्ट का, देखना मैं एक एक का निकाल के दूंगा आपको कि आप देखना खुद प्रत्यक्ष कि हाँ वो क्या रहा है रियल में। अब जो हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें 15 क्वेश्चन तो हिंदी व्याकरण के और 15 क्वेश्चन टीएम के, किसके, टीचिंग मेथड के, ठीक है। ये 30 नंबर का वेटेज है हिंदी का। और इंग्लिश का अपन देखें तब 15 नंबर की इंग्लिश ग्रामर और 15 नंबर का टीचिंग मेथड। ये डिवाइड कर रहा हूँ, आपका रीट का सिलेबस बता रहा हूँ, मतलब कि है क्या रियल में क्या है। अपन मान के चलते हैं मतलब ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल और हिस्ट्री, इससे पूरा कंप्लीट पेपर हो जाएगा, नहीं होने वाला इससे। पढ़ने का तरीका भी यही रखना है। अब यहाँ ये है 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, ये 60 है। यहाँ दिखाई देता है अपन को कि भाई सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का है। अब यहाँ वेटेज देखना आप, होना तो ये चाहिए ना, सारे सब्जेक्टों का वेटेज बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ज्योग्राफी है वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। 60 नंबर, तो इसमें 15 क्वेश्चन तो हैं वो किसके हैं, टीचिंग मेथड के, किसके हैं, टीचिंग मेथड के। अब क्वेश्चन कितने बचे अपने पास, 45 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें आप देखो 45 क्वेश्चन में लगभग 20 या 21 या 22, ये मैं आपको बता रहा हूँ पुराने 3 साल के पेपर का देख के। पुराने 3 पेपर हैं उनको आप एनालिसिस करना, देखना कि कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे आ रहे हैं, ज्योग्राफी से। उसके बाद में 15 क्वेश्चन किसके आते हैं, हिस्ट्री के, और 10 क्वेश्चन किसके आते हैं, वो आते हैं पॉलिटिकल साइंस के। यहीं देख लो आप, डिफरेंस देख लो, यहीं
ऐसे आपको पटवारी वगैरह में देखने को मिलेगा, सेकंड ग्रेड में देखने को मिलेगा, और फर्स्ट ग्रेड में तो भाई आती है। अब ज्योग्राफी से अपन देखेंगे ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी से देखेंगे तो उसमें पॉलिटिकल आएगी, ये चीज़ें हैं। तब देखना, एक बार फिर से सोचना कि मैं ज्योग्राफी से पीजी करूं या नहीं करूं। दिमाग को स्थिर रखो, आज जो आप पढ़ो उसको समझना ढंग से कि अपने समझ में आया या नहीं आया, कंटिन्यू रखो, 10 दिन तक क्लास लो, उसके बाद खुद डिसाइड करो कि मुझे किस सब्जेक्ट में पीजी करना चाहिए, ठीक है। और जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, जो मैंने सिलेबस को डिवाइड किया है उसको उसी प्रकार पढ़ना, तब भी सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि एक चीज़ को पढ़ते रहोगे उससे सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि वेटेज अगर सीधा सीधा देखें ना तो अपने 45 क्वेश्चन हैं वो तो किसके हैं, टीचिंग मेथड के। 30 क्वेश्चन किसके हैं, वो हैं साइकोलॉजी के। और ये 45 क्वेश्चन हैं वो किसके हैं, सब्जेक्ट किसके हैं, सब्जेक्ट के। ऐसे होते हैं ये 150 क्वेश्चन पूरे। तो देखना इनको आप दोबारा। अब अपन आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी का आसान सा चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है जो आपको एमए प्रीवियस में फाइनल पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखो ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। अब बचपन से ही अपन जब भी क्लास लेते थे, ज्योग्राफी वाले सर आते थे तो अपने को टेबल के ऊपर ग्लोब दिखाई देता था, ठीक है। ग्लोब तो हर क्लास में अपन को देखने को मिल जाए। अब ग्लोब को देखते थे तब अपने दिमाग में एक बात चलती थी कि भाई इस साइड भारत है, उधर अमेरिका है, तब पृथ्वी के अंदर से भी तो जा सकते हैं, कितना आसान हो जाए, कम से कम समय लगे। कि मतलब ये हवाई जहाज वगैरह इनका उपयोगी क्यों है भाई, जब अगर अपन ऐसा कर सकते हैं, सुरंग बना ले अपन, नहीं। और उसका आंसर हमारे पास नहीं होता था कभी भी। तो ऐसा ही जो पुराने वैज्ञानिक हैं उनके दिमाग में भी ऐसी बातें तो आती हैं। तब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया, अब इसके प्रत्यक्ष स्रोत हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करें तो कैसे करें, तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि मतलब खुदाई करके, कि पृथ्वी के अंदर खुदाई करके अपन पता लगा सकें इसके अंदर पदार्थ हैं कौन से, यहाँ तक। तब जब खुदाई की तब वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि जैसे जैसे अपन गहराई के अंदर जाते हैं ना, तब क्या होता है, तब टेम्परेचर है वो प्लस होता जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और मेथड क्या सामने आया, जब खुदाई की उसका बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट का, भूकंपीय तरंगों का, उसका एक बार साइड में रखो आप। जब वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष खुदाई की पृथ्वी की तब का बता रहा हूँ। लास्ट खुदाई है ना, मतलब इंसान तो लास्ट 5 किलोमीटर तक ही पहुँच पाया है खुदाई करके, और लास्ट 12 किलोमीटर है ये किम्बरले की खान वगैरह है दक्षिण अफ्रीका की, वहाँ पर 8 किलोमीटर के लगभग है। और अमेरिका ने जो खुदाई की है, जो एक रिंग पहुँची है, लोहे की जो रिंग है वो लास्ट 12 किलोमीटर तक पहुँची है। मतलब जो मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ ना, वो लास्ट 12 किलोमीटर तक का बता रहा हूँ एक बार। मतलब जो वैज्ञानिक है जो स्वयं पृथ्वी के अंदर प्रत्यक्ष साधन से पहुँच पाए हैं, खुदाई के माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम में कौन सा, सिर्फ और सिर्फ खुदाई से। लोहे की जो रिंग पहुँचे वो लास्ट 12 किलोमीटर तक पहुँची है, ठीक है। इससे जो चीज़ें सामने आई वो ये आई कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। मतलब प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो इस मेथड से जैसे जैसे अपन गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो मतलब इसके आगे अपन जा ही नहीं पाए, क्योंकि टेम्परेचर इतना अधिक हो गया, ना तो इंसान का जाना अंदर संभव हो सका, और ना ही कोई भी इतनी कठोर वस्तु नहीं है जो अपने आप को बचा पाई उतनी गहराई पर जाके, मतलब पिघल जाती है इसके बाद में, या चट्टानें इतनी ठोस आ जाती हैं कि इसके बाद में खुदाई नहीं हो सकती। तो साहब जो प्रत्यक्ष खुदाई के माध्यम से है, वैज्ञानिक इसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। फिर वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साधनों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब इसमें आप देखो कि जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने वाले अप्रत्यक्ष स्रोत वो कौन कौन से हैं,
घनत्व, सेकंड तापमान और थर्ड दबाव। ये तो कौन कौन से साधन हैं? अप्रत्यक्ष, मतलब इससे सिर्फ अंदाज लगाया गया अप्रत्यक्ष साधनों से कि मतलब हाँ ऐसा होता होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष साधनों से। और जो प्रत्यक्ष साधन थे उनसे निश्चित पता लगा अपन को। और प्रत्यक्ष साधनों में अब सबसे अगर अपन इम्पोर्टेंट देखें, मतलब जो मान्यता अब तक भी प्राप्त है वो है भूकंपीय तरंगों के द्वारा। वो अपन इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ जो अप्रत्यक्ष साधन हैं उनके बारे में देख लो एक बार। सबसे पहले घनत्व है। तो घनत्व में एक चीज़ देखो, जैसे जैसे ये वैज्ञानिकों ने ये खुदाई की और गहराई में गए तब उन्होंने क्या पाया कि गहराई के साथ जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है। और जो ऊपर की जो चट्टान थी, जो यहाँ तक अपन पहुँचे, जो ऊपरी चट्टान है, यहाँ तक उन्होंने क्या पाया कि 2.5 से 3.5 तक ग्राम, ये घनत्व उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। मतलब ऊपरी जो चट्टानें हैं इनका घनत्व 2.5 के लगभग मिला। जैसे जैसे नीचे गए वैसे वैसे घनत्व बढ़ता गया, घनत्व क्या हुआ? बढ़ता गया। तब उन्होंने क्या माना कि जैसे जैसे गहराई में जाते हैं ना अपन, वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है, और उन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना बताया? 5.5 ग्राम, ठीक है। और ऊपरी जो परत है, ऊपरी परत है उसका घनत्व 2.7 के लगभग, और लास्ट डेप्थ का घनत्व है 13 ग्राम तक। ये उन्होंने अप्रत्यक्ष साधनों से या प्रत्यक्ष स्रोतों से घनत्व का पता लगाया। सेकंड चीज इन्होंने जो ये देखा था, टेम्परेचर है वो गहराई के साथ बढ़ता जाता है। अब जो टेम्परेचर है वो उन्होंने जहाँ तक खुदाई की थी ना, वहाँ तक तो क्या देखा कि टेम्परेचर है वो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, ये कॉन्सेप्ट का ये सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपन एग्जाम में कहीं भी देखने को मिले कि पृथ्वी की गहराई के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या है? बढ़ जाता है। साहब ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सेकंड इन्होंने क्या देखा, जो सैटेलाइट या भूकंपीय तरंगों के द्वारा इन्होंने देखा, उनमें इन्होंने क्या देखा कि उसके बाद में जो ये दर है ना, यानी प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है, लेकिन ये दर है ना धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब इस मेथड से अगर देखते तो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में होती, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो लाखों में होता बाद में। इस मेथड से अगर अपन अंदर तक पहुँचे तब उन्होंने भूकंपीय तरंग और सैटेलाइट के माध्यम से जो टेम्परेचर निश्चित किया, उनमें उन्होंने ये माना कि धरातल के 100 किलोमीटर की गहराई, 100 किलोमीटर की गहराई के बाद टेम्परेचर है वो प्रत्येक किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। कितना? प्रत्येक किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर, ठीक है, पहला मेथड। उसके बाद में प्रत्येक यानी 100 किलोमीटर के बाद 100 से 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर, यहाँ पर जो टेम्परेचर है प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, ठीक है। और थर्ड, ये 300 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर तापमान बढ़ता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताया है ये चीज़, देखो जो भी ये रीट पटवारी ऐसे एग्जाम होते हैं ना, उसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे, मतलब अपन को जहाँ बुक में मिलते हैं जो फैक्ट है वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। क्या कि पृथ्वी में गहराई के साथ टेम्परेचर कम होता है, प्रत्येक 32 मिनट कम होता है या बढ़ता है, तो नीचे आपको आ जाएगा कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर है वो कम होता है, अधिक होता है, या फिर वो एक आंकड़ा ऊपर का चलता है ना कि 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर है वो क्या 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। अपन धरातल से ऊपर जाते हैं ना तब, तो एक ऑप्शन में ये पक्का मिलेगा कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, जिसको करेक्ट डाटा याद नहीं है ना, तो ये ऑप्शन मिलते ही उसका ये पढ़ा हुआ होगा तो वो सोचेगा इसको टिक कर दें।
ऐसे अपन को ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। ये तो मैं किसकी बता रहा हूँ आपको, रीट पटवारी एग्जाम तक की। लेकिन जब आप फर्स्ट ग्रेड नेट वगैरह ये एग्जाम आप दोगे ना, तो वहाँ कारण कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वहाँ आपको ऑप्शन ए में क्या देखने को मिलेगा, धरातल के अंदर अपन जाते हैं, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ठीक है। पहला तो यह आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर कम होता है, ये पृथ्वी के केंद्र तक यह दर समान होती है, ठीक है। अब ऑप्शन नीचे देखने को मिलेंगे, ए और ब सही है, सिर्फ ए सही है, सिर्फ वह सही है, ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये चीज़ तो सही है, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, लेकिन केंद्र तक यह दर समान नहीं होती है। ये चीज़ें आपको क्या है, याद रखनी है, ठीक है। ये तापमान वाला। अब देखो दबाव वाला फैक्टर देखो आप। शुरू में वैज्ञानिकों ने क्या समझा, जैसे जैसे अपन गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे वो क्या मान रहे थे, नीचे चट्टाने हैं। देखो दो चीज़ें आपको मैंने यहाँ बता दी कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं वहाँ टेम्परेचर तो क्या होता है, प्लस होता है, और घनत्व है वो भी क्या होता है, प्लस होता है। गहराई में अपन जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। अब घनत्व में उन्होंने क्या माना कि ऊपरी जो चट्टानें हैं उनका प्रेशर लगता है, इस कारण निचली चट्टानों का घनत्व अधिक हो जाता है। शुरू में उन्होंने यही माना और लगभग 50% बुक्स है ना वो ये लिखती भी हैं कि ऊपरी दबाव के कारण नीचे वाली चट्टानों का घनत्व अधिक पाया जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें ये क्वेश्चन गलत करवा देगा एग्जामिनर आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है कि आसानी से गलत हो जाएगा। आप इमेजिन करो इस चीज़ को, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। जो घनत्व जो शब्द है, डेंसिटी, अपन घनत्व निकालते कैसे हैं, आप यूँ समझो जैसे ये डस्टर है, इसका घनत्व कितना है, ये लकड़ी है। अब घनत्व अपन कैसे निकालते हैं कि 1 सेंटीमीटर का अपन घन लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का अपन घन लेते हैं, और घन में ये डस्टर ऐसा का ऐसा नहीं रखते, इसका अपन बुरादा बनाते हैं। कोई भी वस्तु ले लो अपन जिसका घनत्व निकालते हैं ना, वो उसका बुरादा बनाते हैं, फिर उसको फुल करते हैं। जो 1 सेमी का जो घन है उसको फुल करते हैं, उसका वेट करते हैं, और जो वेट जितना आता है वो उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है, ठीक है। अब आप समझो इस चीज़ को, ये लकड़ी है, अपनी बेंच ले लो, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, पत्थर ले लिया अपन ने। अब समझो आप इस चीज़ को कि उस पर आपने प्रेशर लगाया। ये बाद में प्रैक्टिकल होने के बाद में बुक ये सही आने लगी, बाद में ये चीज़ें चेंज हुई हैं बाद में। आज आप पहले की पुरानी सविंदर सिंह उठा के देख लो, उसमें दबाव का फैक्टर काम है, ये मिलेगा आपको। नई सविंदर सिंह की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें आप देखना, जो अभी मैं जो बताऊँगा ना वो चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। जैसे ये डस्टर है, अब इसका अपन ने बुरादा बनाया, तब इमेजिन करना आप, अभी मतलब इस लकड़ी का घनत्व है 2.5 ग्राम आया है। सिर्फ बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ना कि मैं ये बोल रहा भाई इसका तो इतना ही घनत्व है। क्या बच्चे बात पकड़ते हैं, माने बोलते हैं सर आपने बताया था लकड़ी का घनत्व तो इतना ही होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मानना अपन ने इसका वेट किया तो कितना आया, 2.5 ग्राम। अब अपन ने क्या माना, जो लकड़ी का घनत्व है वो क्या है, कितना होता है, 2.5 ग्राम। अब इस पर हजारों टन अपन ने प्रेशर डाला, ठीक है, बिल्कुल ये चिपक गई, खूब प्रेशर डाला इस पर। उसके बाद में वापस इस लकड़ी को निकालते हैं अपन, और फिर इसको वापस घसते हैं, वापस उसका बुरादा बनाते हैं, फिर अपन इसमें वापस इसमें डालते नहीं वेट, तब ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्क पड़ेगा ना वो इतना ही पड़ेगा कि इसका घनत्व 2.7 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तब वैज्ञानिकों को प्रॉब्लम आई, माजरा क्या है, मतलब ऊपर का घनत्व है वो 2.7 तक है, वो नीचे का घनत्व 13 तक है, तो इतना अंतर कैसे आ सकता है, ठीक है। तब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त की, और उससे बाद में पता लगा कि अंदर क्या है, तत्व का परिवर्तन है। कैसे, जैसे ऊपरी की जो चट्टानें हैं ना, उनमें सिलिका है, एल्यूमिनियम है, ऐसे हल्के पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे उनका घनत्व पहले से उसका घनत्व न्यूनतम होता है। ये पदार्थ जैसे ये लकड़ी है तो इसका घनत्व होता ही कम है, और ये पृथ्वी के ऊपरी भाग में देखने को मिलती है अपन को। जैसे ये सिलिका है ना, ये पृथ्वी के अंदर देखने को नहीं मिलती है आंतरिक परत में, ये मिलती है अपन को यहाँ ऊपर है। तब ऊपरी चट्टानों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। रीजन क्या है, तत्व के कारण, कि तत्व हैं ऐसे, और जो
पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है उसका रीजन क्या है? तत्व का परिवर्तन। चट्टानें परिवर्तित होती हैं, उन्हें पदार्थ ही अधिक घनत्व वाले पाए जाते हैं। कैसे? देखो, पृथ्वी की ऊपरी पूरी परत है ना, उसमें सिलिका एल्यूमिनियम है, उससे नीचे वाली परत है ना, उसमें सिलिका, उसके बाद में मैग्नीशियम है, ठीक है, और इससे जो नीचे वाली परत है उसमें निकिल और फेरियम है। ऐसे ये भारी धातु हैं, ऐसे भारी धातु, इस कारण पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व अधिक पाया जाता है। तो अब आप इसका आंसर क्या दोगे कि पृथ्वी का गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है, ठीक है, घनत्व बढ़ता है, इसका रीजन है, इसका रीजन है। तब इसका रीजन क्या आएगा? एक में आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा ताप, एक में आपको ऑप्शन में मिलेगा दाब, क्या मिलेगा? दाब, और एक में मिलेगा तत्व का परिवर्तन या पदार्थ की भिन्नता, तत्व का परिवर्तन, पदार्थ अलग अलग है, ऐसे ऑप्शन मिलेगा। और लास्ट मिल जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त सभी, ऐसे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तब आंसर क्या है? तत्व का परिवर्तन, पदार्थ का परिवर्तन, ठीक है। घनत्व हो गया, तापमान हो गया और दबाव हो गया, ये अपने 3 बिंदु कंप्लीट हो गए। यूं मत समझना कि अपन सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं, आज आप सिर्फ समझो इसको, 2 लेक्चर तो अपने समझने को हो जाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के, और फिर वो 4-5 लेक्चर में अपने इसको पूरा लिख लेंगे। क्योंकि ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला, 1 साल छोड़ के 1 साल ये क्वेश्चन अपन को देखने को मिल ही जाता है। जो फर्स्ट यूनिट है ना उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड अपन देखते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत अपन ने देख लिए, एक बात में कुछ एक संकल्पनाएं हैं, उनके सिर्फ नाम है, उनका कोई महत्व है नहीं, कि उनके हिसाब से भी जो पुराने जो वैज्ञानिकों ने जो संकल्पनाएं दी थी पृथ्वी की उत्पत्ति की, और उनके हिसाब से यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो गैसीय है या जलीय है, ऐसी मान्यताएं रही हैं। जैसे इन निहारिका परिकल्पना में माना कि पृथ्वी का जो केंद्र भाग है वो तरल अवस्था में है। ग्रहणों परिकल्पना ये चैम्बरलिन ने दी थी, इन्होंने माना कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो ठोस है, सिर्फ माना है। जेफ्रीज और रिटर हैं, इन्होंने पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था में माना है। और जो ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स ने दी थी। एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, इसमें इतना ही पूछते हैं कि ज्वारीय परिकल्पना किसने दी, क्योंकि ये परिकल्पनाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ परिकल्पनाओं पर आधारित हैं, कोई तथ्य नहीं दिए इन्होंने ऐसे कि जिससे ये प्रूव कर सके इन चीज़ों को। तब आपको ये चीज़ें इतनी याद रखनी है कि निहारिका परिकल्पना किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। ग्रहणों परिकल्पना चैम्बरलिन ने दी थी। आंतरिक भाग कैसा बताया? इन्होंने तरल बताया, और ग्रहणों परिकल्पना में ठोस बताया, जेफ्रीज ने गैसीय बताया, और जो ज्वारीय परिकल्पना थी इसमें तरल बताया। जो अपन 4 लाइनें हैं ये लिख लेंगे। और जो एक है उल्काएँ, उल्काएँ भी किस में लेते हैं अपन? प्रत्यक्ष साधन में लेते हैं उल्काएँ। उल्काएँ क्यों लेते हैं अपन? इसमें भी सिर्फ 2 लाइन है, कोई विशेष है नहीं, रीजन ही बता दूं आपको सीधा। देखो, अपने संपूर्ण ग्लोब पर जो कुछ भी बना है ना, संपूर्ण पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी जो बना है ना, किसी की भी उत्पत्ति हुई वो किससे हुई है? वो हुई है सूर्य से। यानी जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सारे बने किससे हैं? वो बने अपने सूर्य से अलग होकर, ठीक है। अपनी पृथ्वी है वो भी सूर्य से अलग होकर बनी है, धीरे धीरे ठंडी हुई है। तो जो उल्काएं हैं वो भी हैं तो सूर्य का पार्ट, ठीक है, ब्रह्मांड में घूम रही हैं। अब उल्काएं जैसे नष्ट होती हैं जब वो पृथ्वी पर आकर गिरती हैं, यानी नष्ट होंगी, धीरे धीरे नीचे आएंगी पृथ्वी के, जैसे ही जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस क्षेत्र में आएंगे तो पृथ्वी उनको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है, और वो बिल्कुल तीव्र स्पीड में जलती हुई पृथ्वी पर आती हैं। तो यानी लगभग 20 या 15% चांस ऐसे होते हैं कि उल्कापिंड का कुछ एक जो भाग बचा हुआ जो जलता नहीं है, राख नहीं होता है, वो पृथ्वी पर आ जाता है। और जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा होता है, और वो वैज्ञानिक वगैरह अपनी लैब वगैरह में ले जाते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। क्यों करते हैं रिसर्च? क्योंकि वो भी सूर्य का ही पार्ट है और पृथ्वी भी किसका पार्ट है? वो भी सूर्य का पार्ट है। तब वो अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो ऐसा होगा, पृथ्वी का आंतरिक भाग है ऐसा होगा। रीजन जो उल्कापिंड का जो बाहरी भाग था वो तो घर्षण बल के द्वारा पूरा का पूरा राख हो चुका, जो मध्य का जो पिंड होता है वही बचता है थोड़ा बहुत, और वो अपने पृथ्वी पर पहुंचता है। तो उसका अध्ययन अपन करते हैं। और उल्कापिंड में जब यानी इसका अध्ययन किया गया तो उसमें कौन से पदार्थ मिले? निकिल और
फेरियम। तब वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भी निकल और फेरियम जैसी भारी धातुओं से बना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। अब अपन देखते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। आज का टाइम तो हो गया। पहले अपन प्रत्यक्ष स्रोत देखेंगे, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे, उसके बाद में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो वर्गीकरण किया ना स्वेस ने, डेली ने, भूकंपीय मतों के द्वारा, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। तो शायद 3 लेक्चर हो जाएंगे समझने की, बट समझना इस चैप्टर को आप। अब प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोतों में कौन कौन से हैं? पहला भूकंप, सेकंड ज्वालामुखी। ये भूकंप और ज्वालामुखी हैं, ये अपन पढ़ेंगे कल। ये 2 हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दोनों कल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में पृथ्वी का आंतरिक संरचना और जिन्होंने इसको जितने भागों में बांटा वो पढ़ लेंगे अपन। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।